हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड ड्राइंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर एडेड ड्राइंग का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके हिस्ट्री के बारे में जाना था, अर्थात किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ और कैड के यानी कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के क्या क्या एडवांटेज हैं, कहाँ इनका उपयोग होता है, इन सब टॉपिक्स के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन देखा था। आज हम कंप्यूटर एडेड ड्राइंग में आगे बढ़ें, इससे पहले ज़रूरी है थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी रखना, क्योंकि कंप्यूटर एडेड ड्राइंग बिना कंप्यूटर के तो हो नहीं सकती है। तो इसमें एडवांसमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणना के कार्यों के लिए, अन्य कार्यों के लिए आसानी से किया जाता है। ठीक है। आधुनिक समय में प्रत्येक व्यक्ति ने कंप्यूटर का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ठीक है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें इंस्ट्रक्शंस यानी डेटा भरे जाते हैं और जिन्हें यह पहले से निर्धारित आदेशों के अनुसार प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। ठीक है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो कंप्यूटर में डेटा और डेटा के रूप में हो सकता है नंबर्स, वर्ड्स, टेक्स्ट, साउंड, फोटो इत्यादि। इसको फीड करते हैं यानी इसे इनपुट सिस्टम के द्वारा दिया जाता है और इन्हें प्रोसेस करके रिजल्ट के रूप में स्क्रीन पर दे देता है। तो कंप्यूटर बेसिकली इसमें 3 सेगमेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास इनपुट सिस्टम, कुछ इस प्रकार से, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, कुछ विशेष बात नहीं है। और ये है प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट। और इधर है हमारे पास आउटपुट सिस्टम। ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर के मेन 3 सेगमेंट हैं। इनपुट सिस्टम के द्वारा हम अपनी डेटा को इस प्रोसेसिंग सिस्टम के पास भेजते हैं। ठीक है। जिसमें पहले से ही अलग अलग रूल्स, रेगुलेशन और आंकड़े इत्यादि इसमें फीड होते हैं, जिन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम के कई सारे सेट होते हैं जो सॉफ्टवेयर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। और वह प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स हमारे इन डेटा को प्रोसेस करने में मदद करते हैं और ये फिर प्रोसेसिंग यूनिट इसे फिर आउटपुट सेगमेंट जिसे कहते हैं इसके स्क्रीन पर शो कर देता है। ठीक है। तो ये कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग होती है जिसे आप जानते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं अगर कुछ जान लें तो आपको पता है बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन अगर कभी अचानक से पूछ लिया जाए तो आप थोड़ा सा होपलेस से हो सकते हैं। इसलिए कुछ इनकी विशेषताएं एक दो आप थोड़ा सा जल्दी फटाफट देख सकते हैं। जैसे पहली विशेषता है इसकी हाई स्पीड। आप जानते हो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करता है, इसकी स्पीड से मैनुअली कार्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और आप ये भी जानते हैं किसी कंप्यूटर की स्पीड जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही अच्छा कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है। और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड के आधार पर ही उसकी ग्रेडिंग तय होती है और उसकी वैल्यू यानी कीमत तय की जाती है। ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड को हर्ट्ज़ में बेसिकली मापा जाता है। ये कई सारे यूनिट्स में नापे जा सकते हैं, जैसे मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, दूसरा होता है बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड और नेक्स्ट है फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिसमें हम कंप्यूटर की स्पीड को मापते हैं। याद रहे ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। जैसे MIPS, MEPS, BIPS या फ्लॉप्स कह देते हैं। ठीक है। MEPS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है। दूसरा है बिप्स यानी बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड और नेक्स्ट है फ्लॉप्स। तो मिप्स, बिप्स, फ्लॉप्स ये कंप्यूटर की स्पीड को नापने के लिए यूनिट हैं। इनका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। MIPS मिप्स का मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, BIPS बिप्स का मतलब है बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड और फ्लॉप्स का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड। ठीक है। तो इसके आधार पर हम कंप्यूटर की स्पीड को नापते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेसी। ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर है ये त्रुटि रहित गणनाएँ करता है, जबकि मनुष्यों का स्वभाव ही होता है त्रुटियां करना। कई सारे सजेशन देने के बाद भी गलतियां पे गलतियां होती जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर चूँकि प्री डिटरमाइंड इंस्ट्रक्शंस पर कार्य करता है, अगर वो इंस्ट्रक्शंस पहले से एक्यूरेट हैं तो इसकी गणनाएँ भी एक्यूरेट होती हैं। और फिर भी अगर इसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है, कुछ गणनाएँ आती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑपरेटर की गलती है, अर्थात उसने जो बाहर से डेटा दिया है, इंस्ट्रक्शंस दिया है बाहर से इनपुट के रूप में, उसमें कहीं ना कहीं गलती रही होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से एक्यूरेसी के मामले में कंप्यूटर
एडवांस है और बहुत रिलायबल है। तो दो इसकी विशेषताएं हो गई, एक तो तीव्र गति, दूसरा एक्यूरेसी। नेक्स्ट है बहुमुखी प्रतिभा। आप जानते हो कंप्यूटर से बहुत सारे काम आसानी से किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका कार्य हम मनोरंजन के लिए भी कर सकते हैं, गणितीय गणनाओं के लिए कर सकते हैं, नक्शा बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ हमें लिखना हो, टाइपिंग करना हो, तो ये सारे कार्य हम कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। इसलिए ये वर्सेटाइल फंक्शन का है, यानी एक साथ कई प्रकार के कार्य को संपादित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है निरंतर श्रम यानी डिलीजेंस। कंप्यूटर बहुत मेहनती होता है, इसे जब तक आप खुद से बंद नहीं करोगे बंद नहीं होगा, अगर पावर सप्लाई इसमें कॉन्टीन्यूसली मिल रही है तो, ठीक है। तो कंप्यूटर बिना थके निरंतर कार्य कर सकता है, जबकि इंसानों में क्या है, एक निश्चित आवर के बाद हम लोग सभी लोग थक जाते हैं, पर कंप्यूटर थकता नहीं। कंप्यूटर तभी थकता है जब इसका वर्कर यानी ऑपरेटर थक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। और कंप्यूटर के आसपास कितना भी आप शोर शराबा करें, ढोल बजाएं, उससे उसके कार्य प्रणाली पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी वो उसी एक्यूरेसी के साथ काम करेगा जैसे वो पहले कर रहा हो, ठीक है। फिर भी अगर कोई वेरिएशन आता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो ऑपरेटर बैठा है वो ज़रूर व्यग्र हो जाता होगा या फिर वो ज़रा परेशान हो जाता होगा, जिसकी वजह से जो इनपुट के रूप में डेटा दे रहा है उसमें गलतियाँ आ जाती हैं, फिर कंप्यूटर गलती कर सकता है। वरना उसकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, उससे बाह्य एटमॉस्फेयर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ सच्चाई से अच्छे से करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मरण शक्ति मेमोरी। तो इंसान की तुलना में कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को ये अपने मेमोरी में रख सकता है, ठीक है, और उनको सेकेंडों में प्रोसेस करके रिजल्ट देने में सक्षम होता है, ठीक है। तो स्मरण शक्ति भी इसकी बहुत अच्छी है। तो अगर कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें तो हमारे पास ये 4-5 विशेषताएं बहुत अच्छी हैं। सबसे पहला गति, फिर शुद्धता, फिर वर्सेटैलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा का धनी, फिर निरंतर श्रम लगातार, फिर एकाग्रता और फिर स्मरण शक्ति। तो ये 5-6 विशेषताएँ हैं, आपको हमेशा स्मरण होनी चाहिए अगर कभी भी पूछा जाए कंप्यूटर। अच्छा, जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं यही कैड की भी विशेषताएं होंगी, क्योंकि कैड बेसिकली चलता किससे है, कंप्यूटर की सहायता से। तो ये सारे कार्य कैड में भी वैलिड हैं। अगर कोई कैड की विशेषता पूछे अथवा कंप्यूटर की विशेषता पूछे, इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को आप बता सकते हो। सबसे पहले स्पीड, हाई स्पीड यानी तीव्र गति, दूसरा एक्यूरेसी यानी परिशुद्धता, तीसरा वर्सेटैलिटी यानी बहुमुखी कार्य, कई सारे कार्य कर सकता है। नेक्स्ट डिलीजेंस यानी निरंतर श्रम, बिना थके रुकावट, बिना रुके, फिर कॉन्सेंट्रेशन, बिना डिस्टर्ब हुए कार्य करना एकाग्रता के साथ, फिर मेमोरी। तो ये 6 पॉइंट फिर से सुन लो, तीव्र गति, हाई स्पीड, उसके बाद एक्यूरेसी यानी परिशुद्धता, फिर वर्सेटैलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा का धनी, फिर डिलीजेंस यानी निरंतर श्रम, फिर है कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, और लास्ट है मेमोरी। ये 6 पॉइंट हैं जिन्हें ध्यान रखना। इसके बाद अब आती है कंप्यूटर की मेमोरी की बात, तो ज़रा इसे देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा रखने के बाद उन्हें प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ डेटा को वो अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। और तथा इसके रिजल्ट को जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, जिसे आप देखते हैं एक टीवी जैसा दिखाई पड़ता है स्क्रीन, उसी को मॉनिटर कह देते हैं, ठीक है। उसी मॉनिटर पर वो रिजल्ट को शो करता है, ठीक है। कंप्यूटर की जो मेमोरी है बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी वो होती है जो हम बाहर से अटैच करते हैं, जैसे पेन ड्राइव के रूप में, सीडी के रूप में, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि, इनके सब के रूप में मेमोरी बाहर से अटैच की जाती है। तो जो मेमोरी कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है या फिर जिन्हें आवश्यकता अनुसार हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, यानी बाहर से, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। और जो मेमोरी कंप्यूटर के इनबिल्ट के समय बनी होती है वो प्राइमरी मेमोरी कही जाती है। प्राइमरी मेमोरी भी बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक होती है जिसे कहते हैं रैम, ठीक है, और दूसरा होती है रोम। तो प्राइमरी मेमोरी मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है और इसमें हमारे पास मेमोरी के 2 सेक्शन हैं, एक तो है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमने कहा था इसमें बाहर से मेमोरी को फिट किया जाता है, ठीक है, जैसे पेन ड्राइव के रूप में, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में, और जो ये आते हैं हार्ड डिस्क के रूप में। ये सारी मेमोरीज़ हैं जो बाहर से अटैच की जाती हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा हैं, जिन्हें हम आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। जबकि जो प्राइमरी मेमोरी है फिक्स रूप में, इसे हम हटा नहीं सकते, ठीक है, एक बार लगा है, ये कंप्यूटर के बनने के समय ही डिसाइड हो जाती है। फिर इसमें भी हमने कहा 2 पार्ट होती है, एक को कहते हैं रैम, ठीक है, और दूसरों को कहते हैं रोम, ठीक है। द रोम इस मेमोरी का एक बड़ा स्टोर होता है जहाँ बहुत सारी डेटा को
रख देते हैं। इसमें वही डेटा रखे जाते हैं जिनका हमें कुछ देर बाद या कभी लेट में इसका कार्य पड़ता है, यानी बार बार जिसका उपयोग नहीं होता उसको हम रोम में रख देते हैं। और इस कंपार्टमेंट में रखी हुई चीज़ों को हम केवल और केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते, कुछ फेर बदल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए इस रोम वाले सेक्शन में हमने एक PDF फाइल रख दिया है, ठीक है, और मैं चाहूँ इस रोम वाले सेक्शन में जाकर के PDF फाइल में कुछ एडिटिंग करूँ, सुधार करूँ, तो ये संभव नहीं है। उसको करने के लिए हमें इस छोटे सेक्शन में, जिसे हमने रैम कहा है, इसमें लाना पड़ता है, ठीक है। तो रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, एक ऐसा तहखाना, एक ऐसा मेमोरी जिसमें हम कभी भी आवश्यकता अनुसार उसमें कोई कार्य कर सकते हैं। एडिटिंग चाहे तो कर लें, चाहे उसमें कुछ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं किसी एंटिटी विशेष पर। लेकिन जो रोम है, जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी वो मेमोरी का एक बड़ा सा रूम है, बड़ा सा घर है, जिसमें हमारी वह फाइल्स होती हैं जिनका हमें फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना है या कुछ देर बाद यूज करना होता है। और जिन फाइल्स का हमें लगातार या जिन पर काम करना है या उनको बहुत ज़्यादा यूज करना होता है, उनको हम छोटे वाले घर में इसमें रैम वाले में रख लेते हैं। तो इस प्रकार जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें हमने देखा हमारे पास मेनली 2 सेक्शंस होते हैं। सेकेंडरी वाला इधर है, ये रहा प्राइमरी वाली में हमारे पास 2 घर हैं, ठीक है। हालांकि ये घर कुछ इस प्रकार होता है, ये बड़ा सा घर होता है, इसे कहते हैं रोम, और ये छोटा सा घर होता है, इसे कहते हैं रैम, ठीक है। रैम देखो अभी फ़ोन भी लेते हैं आप तो रैम छोटा होता है और बाकी जो रोम वाला सेक्शन है वो बड़ा होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा डेटा रखा जाता है। और ये रैम हमारा ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके अकाउंट हैं, अकाउंट में आपके पास पैसा है, तो जो अकाउंट में पैसा रखा है उससे डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते। हालांकि अब ऑनलाइन का सिस्टम है, डायरेक्टली पैसा कटा सकते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले के समय में अगर देखें तो हमें पैसे को बैंक से निकालना पड़ता था। आज भी ये करना पड़ता है। जैसे मान लो आप सब्ज़ी लेने जा रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी अभी तक बेसिकली अभी भी हम पैसे देते हैं, या किसी ऑटो वाले को देना हुआ तो इसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की अपेक्षा ये नगद ट्रांजैक्शन ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो जो नगद वाला कार्य है इसे रैम की मेमोरी कहा जा सकता है। आपके जेब में जो पैसा है वो रैम का काम है, और जो बैंक में पैसा है वो रोम का काम है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अभी भी कह रहा हूँ, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे पहले बैंक में क्या होता था, मिस कॉल से या फिर क्या नाम है, कंप्यूटर स्क्रीन पर जा कर के आप ATM स्क्रीन पर जाकर के आप बैलेंस चेक करते थे, डायरेक्टली उसको पैसे वहाँ से निकाल करके कुछ सामान नहीं खरीद सकते थे। पहले आप बैंक से उसे जेब में लाते अपने पैसे को, फिर खरीद सकते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार रोम है। रोम में आप कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते, ना एडिटिंग कर सकते हैं, ना कोई चेंजिंग कर सकते हैं, बस केवल और केवल उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है, कुछ चेंज करना है, तो पहले रोम से निकाल करके रैम में लाना पड़ेगा, यानी पैसा बैंक से निकाल करके अपने जेब में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेन मेमोरी हो गई, मेन मेमोरी इसे कहते हैं। और जो डिटैचेबल मेमोरी है यानी सेकेंडरी मेमोरी, उसे हम द्वितीय मेमोरी भी कह देते हैं। अब जो रैम है, ठीक है, ये भी कई प्रकार की है। एक है एम रैम, इसे हम मैग्नेटिक रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दूसरा होता है पी रोम, इसे हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। एक होता है ईपी रोम, इसे कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट है ईईपी रोम, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास मेमोरी का कन्वर्जन है, ठीक है, जो आपने देखा होगा। मेमोरी बेसिकली 2 प्रकार की, एक मेमोरी जो कंप्यूटर के साथ आती है, कंप्यूटर के बनने पर ही, उसे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कह देते हैं। दूसरी जो हम बाहर से कंप्यूटर में लगा लेते हैं या अटैच कर सकते हैं, उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी 2 प्रकार की, रैम और रोम फिर 3-4 प्रकार के, जैसे एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ये सारे कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, ये रहा हमारे पास, ठीक है, रोम का टर्म, ठीक है। पी रोम, एम रोम मैग्नेटिक रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इसे कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस प्रकार से ये मेमोरी के टाइप्स हैं कुछ, इन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछा जा सके कि रोम का फुल फॉर्म बताइए, या फिर प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी हैं, तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी हैं। तो प्राइमरी मेमोरी वे हैं जो कंप्यूटर में शुरुआत में ही आती हैं, उसे हम बाहर से अटैच नहीं करते, लगाते नहीं हैं। और जो मेमोरी बाहर से लगाई जाती है उसे हम सेकेंडरी कहते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है ये अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन चिप हो गई,
ठीक है, इनमें सर्किट के रूप में चीज़ें होती हैं। हालांकि आजकल हम थैलियम आर्सेनेट एक नई मटेरियल का उपयोग करते हैं मेमोरी के रूप में। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थैलियम आर्सेनेट। ठीक है, थैलियम आर्सेनेट एक ऐसा पदार्थ है जो आज के समय में मेमोरी का बनाने में काफ़ी उपयोग होता है। ठीक है, फिर से सुन लो, थैलियम आर्सेनेट। और पहले जो होता था वो सिलिकॉन चिप होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ डिफरेंस की बात कर रहा है रैम और रोम में, जो हमने पहले ही देख लिया है क्या क्या डिफरेंस है। तो रैम जो मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी की श्रेणी में आता है। रैम और रोम दोनों आता है फिलहाल। इसमें रैंडमली यानी इच्छा अनुसार चाहें तो कुछ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये अस्थाई होती है, सॉरी अस्थाई होती है। यहाँ ये बताना भूल गया आपको, जो रैम मेमोरी है ये वोलाटाइल होती है, अर्थात इसमें जैसे ही आप कार्य करना बंद करोगे, लाइट इसमें जैसे पावर सप्लाई बंद करोगे तो ये यहाँ इस सेक्शन में, फिर से देख लो ज़रा, इसको ढंग से बता दें। ये जो हमारी प्राइमरी सेक्शन मेमोरी के दो सेक्शन थे, हमने कहा था ये बड़ा वाला रोम है, ये छोटा वाला रैम है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में जैसे ही कंप्यूटर से आप पावर सप्लाई ख़त्म करोगे, पावर सप्लाई बंद, तो ये जो पहला वाला घर है आपका, ऊपर वाला रैम वाला, ये पूरी तरह से खाली हो जाता है। ठीक है, इसमें जो भी डेटा होगा वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला बड़ा वाला कमरा है, ठीक है, रोम वाला, इसमें लाइट रहे या ना रहे, इसकी मेमोरी कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे अगर आपको ध्यान हो, कभी आप पहले फॉर्म भरे हों, ठीक है, तो जब कहीं यूपीएस सिस्टम नहीं होता था, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या, जब हम फॉर्म भरते थे साइबर कैफे इत्यादि के द्वारा, तो लाइट चली जाने पर जो हम फॉर्म भरते होते थे, जब लाइट चली जाती थी फिर हमारा सिस्टम बंद हो जाता था और दोबारा ऑन करते थे तो हमारा फॉर्म का जो एंट्री होती थी सब गायब हो जाती थी, हमें दोबारा से फॉर्म भरना पड़ता था। तो उससे छुटकारा पाने के लिए बीच बीच में Ctrl+S यानी सेव करते रहना पड़ता था, ताकि जो डेटा हमने एंट्री की है उसे फिर रोम में सेट कर दिया जाए, ताकि अगर पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाए, बाद में पावर आए, तो हमारा जो फॉर्म है वहाँ पर जितना भरा हुआ है उससे आगे बढ़ने को मिले, यानी वो डेटा समाप्त ना हो। तो रैम का जो मेमोरी है ये फास्ट मेमोरी होती है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, काम करती है, और अस्थाई होती है। अस्थाई क्यों? क्योंकि जब पावर सप्लाई समाप्त होती है तो रैम के अंदर की सारी मेमोरी अपने आप समाप्त हो जाती है, डिलीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रोम। तो रोम को आप जानते हैं, रोम को अस्थाई मेमोरी कहते हैं। अस्थाई क्यों? क्योंकि पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी इसमें मेमोरी पूरी रहती है, कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जितने भी आंकड़े हैं वो बिल्कुल नष्ट नहीं होते। ठीक है, अब है कंप्यूटर के अनुप्रयोग, यानी क्या क्या यूजेबल हैं, यूजेज क्या है कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के यूज आप जानते हैं बहुत सारे, मनोरंजन के क्षेत्र में, यात्रा के क्षेत्र में। यात्रा के क्षेत्र में सोचते होंगे कैसे, तो रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं, बस स्टेशन पर टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से। वित्तीय क्षेत्र में, यानी जो पैसे वाला लेन देन कार्य है, यहाँ भी फाइनेंशियल फील्ड, जैसे इंश्योरेंस बैंक हुआ, पोस्ट ऑफिस हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ों में कंप्यूटर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। शैक्षणिक संस्थान, वो तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्यालय यानी जो ऑफिसेस हैं, जैसे एम्प्लॉई सैलरी, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आसानी से कंप्यूटर में की जा सकती हैं। नेक्स्ट है चिकित्सीय क्षेत्र यानी मेडिकल फील्ड, तो इसमें रिसर्च, ऑपरेशन, कंसल्टेंसी, आप लोग इसे ऑनलाइन सिस्टम से अपनी अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेबोरेटरी रिजल्ट्स, जो रिजल्ट चेक कराते हैं, जैसे कोरोना का सेक्शन है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर की सहायता से जल्दी से हो जाती हैं। अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग में तो आप जानते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के बारे में सुन ही रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें कई सारी मशीन्स है जो कंप्यूटर से ऑपरेट होती हैं, जैसे एनसी या सीएनसी मशीन कहा जाता है। ठीक है, एनसी का मतलब है न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड या न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, सीएनसी का मतलब है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीएनसी। ठीक है, इसके अलावा रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे यूनिट होती हैं आर्मी की, उनकी सारी डिटेल रखी जाती है प्रत्येक यूनिट के बारे में, और वहाँ पर जो राशन सप्लाई है उसका लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से हम अपडेट करते रहते हैं। और उसी के अनुसार सुदूर क्षेत्रों में, जब हमारी आर्मी दूर क्षेत्रों में, जैसे लद्दाख एरिया हो गया, इधर अरुणाचल क्षेत्र के पर्वतों के बीच में हो गया, तो ऐसे क्षेत्र में हमारे पास इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा रहती है कि हमारे सैनिकों के पास कितने समय तक का राशन है या लड़ाई का कोई सामान है, उसके अनुसार हम उसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक क्षेत्र की बात करें तो कठिन से कठिन समस्याओं का हल आसानी से कंप्यूटर के सिस्टम द्वारा हो जाता है। अनुसंधान हो, रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, मौसम की जानकारी हो, भविष्यवाणी करनी हो, या फिर तूफान के बारे में कुछ बताना हो,
या कोई नई खोज हो, इन सब के बारे में हमारा कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल से जानते हैं। इसके अलावा प्रचार या प्रकाशन हो, यानी एडवर्टिजमेंट भी आप जानते हैं कैसे आता रहता है। ठीक है, स्पेस सिस्टम की बात हो, वहाँ भी कंप्यूटर के बिना काम नहीं होता। आपने सुना होगा एक हमारा मिशन गया था धरती से, चंद्रयान 2। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो पाया था क्योंकि उसका कनेक्शन कंप्यूटर से हमारे यहाँ पर टूट गया था। तो आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कंप्यूटर इस स्पेस सिस्टम के लिए भी। उसके बाद है हमारे पास उड्डयन क्षेत्र यानी एविएशन। जब हमारे हवाई जहाज़ हवा में उड़ रहे होते हैं तो उनका कनेक्शन ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास इस कंप्यूटर की सहायता से आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ से सूचनाओं को जानकारी दी जाती है और इसी के तहत, इन्हीं के गाइडलाइंस के अनुसार वायुयान हमारे उड़ान भरते हैं। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें यानी जियोग्राफिकल फील्ड, तो इसमें बड़े क्षेत्रों में नक्शे को तैयार करना या फिर ग्लेशियर इत्यादि के बारे में जानकारी करना, समुद्र के तल में बढ़ोतरी हो रही कि नहीं, ये सारी जानकारी हम आसानी से जान सकते हैं। यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे की बहुत सारी हलचल को भी हम कंप्यूटर की सहायता से एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेट्रोलियम की खोज, पेट्रोलियम ढूंढना हो तो भूगर्भ में स्थित तेल, गैस, पेट्रोलियम आदि की जानकारी हम इस कंप्यूटर की सहायता से अक्षांश और ये देशांतर इनकी गणना के साथ से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, कंप्यूटर की या फिर उपयोग हैं जिनकी सहायता से हमारी डे टू डे लाइफ जो है वो ईजी हो जाती है। और ना केवल डे टू डे लाइफ बल्कि जो एडवांस लाइफ है उसको भी कंप्यूटर की सहायता से हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कंप्यूटर की कुछ बेसिक बातें देखी हैं क्यों, जो कि हमें हमारे कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के लिए आवश्यक हैं। और इन्हीं के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट बात हम आगे वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।